Hello friends, I am Neha Jain on behalf of University of Technology. Today we are going to discuss multiple choice questions of network security. As we have already discussed about the syllabus of network security, today I will give you an overview that what type of questions can come in your question paper. So like these questions will give you a brief overview that how you have to prepare for the question paper. So let's begin. Question solving session of network security. So the first question says the fields that cover a variety of computer networks, both public and private, that are used in everyday jobs. So जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मैं आपको इसका हिंदी भी समझा देती हूँ कि ऐसी फील्ड जो कि बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स को, चाहे आप पब्लिक की बात कर लीजिए या प्राइवेट की, उसको कवर करते हैं आपके एवरीडे के वर्क में। तो इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल मतलब मशीन लर्निंग, नेटवर्क सिक्योरिटी और आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो देखिए, जब अब हम बात करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा इसका नेटवर्क सिक्योरिटी। अब क्यों नेटवर्क सिक्योरिटी होगा? क्योंकि क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि ऐसी कौन सी फील्ड है कंप्यूटर नेटवर्क की जो आपके हर दिन के काम में, पब्लिक हो या प्राइवेट नेटवर्क हो, उसको कवर करती है। तो क्योंकि जवाब इसका नेटवर्क सिक्योरिटी है, तो देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी होती क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, नेटवर्क सिक्योरिटी होती है कि एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है जो बहुत ही डिवाइसेस से, प्रोसेसेस से मिलके बनी है। सिंपलेस्ट टर्म में हम बात करते हैं तो ये सेट ऑफ रूल्स है और कॉन्फ़िगरेशन है जो आपकी नेटवर्क की इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और एक्सेसिबिलिटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के लिए, आप सॉफ्टवेयर लेवल पे बात कर लीजिए या हार्डवेयर लेवल पे बात कर लीजिए, उसके लिए बनाई गई है। अब सबसे पहला जो इसका ऑप्शन है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हम हर कहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस मशीन्स के द्वारा दिखाई जाए, द इंटेलिजेंस विच इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मशीन्स, नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि नेचुरल लोगों ने जो मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाया है अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस यूज करके। जो नेचुरल इंटेलिजेंस ह्यूमंस में होती है, एनिमल्स में होती है, तो हम जब मशीन को इंटेलिजेंट बना रहे हैं, उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो जो भी मशीन्स होंगी, जैसे कि आप बात कर लीजिए एप्पल का सिरी है या अमेज़न की एलेक्सा है, दे आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइसेस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवरीडे जॉब्स में, पब्लिक और प्राइवेट, नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर इतना काम नहीं आती, क्योंकि हम एक ब्रॉड टर्म की बात कर रहे हैं, वो है नेटवर्क सिक्योरिटी। यहाँ पे सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, मशीन लर्निंग की। तो मशीन लर्निंग क्या है? तो बेसिकली मशीन लर्निंग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही सब कैटेगरी है, जो कि बिकॉज मशीन लर्निंग इज अ सब कैटेगरी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इफेक्टिवली इट ऑटोमेट्स द प्रोसेस ऑफ एनालिटिकल मॉडल बिल्डिंग। क्योंकि जो भी नए सिनेरियोज हैं मशीन्स के पास, जो भी नया एनवायरनमेंट है, उसको ये इंडिपेंडेंटली अडेप्ट करने के लिए कैपेबल बनाता है। अब हम बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी एक ऐसी टर्म है जिसमें कि डेवलपमेंट भी आ जाता है, इंस्टॉलेशन भी आ जाता है, या उसका यूज भी आ जाता है। और किसका यूज आ जाता है? जो भी टेक्नोलॉजी कंप्यूटिंग और टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में यूज हो रही है। जैसे अगर हम एक उदाहरण लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो वो है क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, जिसका एक उदाहरण क्या है? क्रिएशन। अगर आप एक नया वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम बनाते हैं तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण है। अब हम बात करेंगे कि इसका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, क्योंकि हम नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में बात कर चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, हम बात कर चुके हैं मशीन लर्निंग के बारे में। तो आइए आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो जैसा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी।
नेटवर्क सिक्योरिटी का क्या उद्देश्य नहीं है इनमें से, और इनमें से क्या क्या उद्देश्य आपको आंसर्स के ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है ऑथेंटिकेशन, तीसरा है एक्सेस कंट्रोल और चौथा है लॉक। तो देखिए, जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में बताया था, तो अगर आपको याद हो, अगर नहीं याद है तो प्लीज आप वो लेक्चर वापस से देख लीजिए, और अगर याद है तो ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझाते वक्त इन तीनों की थोड़ी थोड़ी सी, इन चारों की ही नॉलेज दूंगी। तो जब हम बात करते हैं कि इनमें से क्या नेटवर्क सिक्योरिटी का उद्देश्य नहीं है, आइडेंटिफिकेशन नहीं है, या ऑथेंटिकेशन नहीं है, या एक्सेस कंट्रोल नहीं है, या लॉक नहीं है, तो सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि ये सब है क्या। आइडेंटिफिकेशन क्या है? तो देखिए, आइडेंटिफिकेशन कब होता है? जब एक यूजर क्लेम करता है या बोलता है कि नहीं, मैं एक प्रॉपर यूजर हूं। चाहे वो आपको एक यूजर नेम देता है, एक प्रोसेस आईडी देता है, एक स्मार्ट कार्ड देता है, या कुछ और चीज दिखाता है कि अपने आप को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो सिक्योरिटी सिस्टम क्या करता है? इस आइडेंटिटी को यूज करता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या ये सब्जेक्ट जो बोल रहा है कि मैं आइडेंटिफाइड हूं, मैं एक ऑथेंटिकेटेड यूजर हूं, आप मुझे आइडेंटिफाई कीजिए, क्या वो उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है जिसके लिए हमने सिक्योरिटी लगा रखी है। तो वो प्रोसेस होता है आइडेंटिफिकेशन का। अब हम बात करेंगे ऑथेंटिकेशन की। तो देखिए, ऑथेंटिकेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जो प्रूव करता है एक आइडेंटिटी को, और ये कब आता है? जब सब्जेक्ट एक एप्रोप्रिएट क्रेडेंशियल्स अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए दिखाता है। जैसा कि अगर हम बात करते हैं, जब एक यूजर एक करेक्ट पासवर्ड विथ यूजर नेम हमें प्रोवाइड कराता है, तो जो पासवर्ड है वो ये प्रूव करता है कि जो यूजर है वो यूजर नेम का ओनर है भी कि नहीं। तो इन शॉर्ट, ऑथेंटिकेशन ये बताता है कि जो आइडेंटिटी क्लेम कर रही है कि हाँ मैं ओनर हूं, तो अगर आईडी और पासवर्ड सिमिलर होंगे तो वो ऑथेंटिकेशन सही मान लिया जाएगा, आप ऑथेंटिकेटेड यूजर कहलाएंगे। तो अगर आप शॉर्ट में बात करें तो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड्स प्रूफ ऑफ अ क्लेम्ड आइडेंटिटी। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो सॉरी, एक्सेस कंट्रोल की तरफ। अब एक्सेस कंट्रोल क्या है? देखिए, एक्सेस कंट्रोल का क्या मतलब होता है कि आप किसको एक्सेस देना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि कौन आपका एक्सेस कर पाए और कौन आपका एक्सेस नहीं कर पाए। तो देखिए, क्योंकि ऑथेंटिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ यूजर और इंफॉर्मेशन, सो यूजर ऑथेंटिकेशन क्या है? एक प्रोसेस ही तो है आइडेंटिटी को वेरीफाई करने का। तो बहुत सारी ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स हैं, जैसे कि पासवर्ड्स हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, डेटा ब्रीचेस हैं, बहुत सारी तरीके की आइडेंटिटी। उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास है एक्सेस कंट्रोल की, आपको किसको एक्सेस देना है किसी पर्टिकुलर डेटा का और किसको एक्सेस नहीं देना है। और चौथी बात हम करेंगे लॉक की। तो लॉक क्या होता है? लॉक हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी में नहीं काम आता। लॉक डेटाबेस की बात है, नेटवर्क सिक्योरिटी में आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन और एक्सेस कंट्रोल काम आता है। इसीलिए इसका उत्तर है कि लॉक एक नेटवर्क सिक्योरिटी का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो नेटवर्क सिक्योरिटी का उद्देश्य लॉक क्यों नहीं है? क्योंकि आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन और एक्सेस कंट्रोल तीनों ही नेटवर्क सिक्योरिटी के उद्देश्य हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइफर इन विच द ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड, कि साइफर क्या है जिसमें ऑर्डर प्रिजर्व्ड नहीं होता। तो साइफर की जब हम बात करते हैं कि जिसमें ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता, तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि साइफर है क्या। तो देखिए, साइफर क्या है? साइफर एक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है, जहां पे जो एक सिस्टम होता है ना एनक्रिप्ट करने का, डिक्रिप्ट करने का डेटा को, तो जो साइफर है वो ओरिजिनल मैसेज को कन्वर्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट साइफर। तो प्लेन टेक्स्ट को हम साइफर टेक्स्ट में एक की को यूज करके कन्वर्ट करते हैं। बहुत सारी तरीके के साइफर्स होते हैं।
ट्रांसपोजिशन साइफर्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन साइफर्स होते हैं। अब ट्रांसपोजिशन साइफर क्या है? ट्रांसपोजिशन साइफर के अंदर सारा ही डेटा का जो ओरिजिनल बिट्स है उनको बाइट, मतलब दे कीप ऑल द ओरिजिनल बिट्स ऑफ डेटा इन अ बाइट बट मिक्स देयर ऑर्डर, सिर्फ उनके ऑर्डर को वो एक्सचेंज कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। अब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन साइफर्स क्या है। तो सब्स्टिट्यूशन साइफर रिप्लेस करते हैं स्पेसिफिक डेटा सीक्वेंस को अदर डेटा सीक्वेंस के साथ। जैसे कि अगर हम उदाहरण की बात करेंगे तो वन टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन वुड बी ट्रांसफॉर्म टू ऑल बिट्स विद अ वैल्यू ऑफ 1 टू अ वैल्यू ऑफ 0। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि वन टाइप ऑफ साइबर ट्रांसफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ वैल्यू टू अ one type of substitution would be transform all bits with a value of 1 to a 0. So साइबर एक वे है मैसेज को एनक्रिप्ट करने का, तो ये कन्वर्ट करता है एक मैसेज को साइफर एल्गोरिदम यूज करके। तो साइफर्स को आप कैसे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं एल्गोरिदम्स यूज करके, ऑटोमेटेड और प्रोग्राम बहुत इजी तरीके से ये हो जाता है। अब हम देखेंगे कि अ साइफर इन विच द ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड का उत्तर क्या है। तो देखिए आपको जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं वो है फर्स्ट पॉली अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है ट्रांसपोजिशन बेस्ड, तीसरा है सब्स्टिट्यूशन बेस्ड और चौथा है पब्लिक की बेस्ड। क्योंकि हमने अभी ट्रांसपोजिशन समझा ही है, तो जिसमें ऑर्डर को प्रिजर्व नहीं करते वो ट्रांसपोजिशन बेस्ड ही है, क्योंकि ट्रांसपोजिशन बेस्ड साइफर के अंदर they keep all the original bits of data in a byte but mix their orders. Okay, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। A unique piece of information that is used in encryption, कि ऐसा यूनिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है जिसको कि एनक्रिप्शन में यूज किया जाता है। क्या वो साइफर है, क्या वो प्लेन टेक्स्ट है, क्या वो की है, क्या वो डिक्रिप्शन है। तो यहाँ पे साइफर की तो हमने बात की ही थी कि साइफर क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि एनक्रिप्शन क्या होता है। सबसे पहले कि एनक्रिप्शन होता है क्या है, क्योंकि किसी भी आंसर को जानने से पहले उस क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि अ यूनिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड इन एनक्रिप्शन। तो भाई ये भी तो पता होना चाहिए कि एनक्रिप्शन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एनक्रिप्शन क्या होता है। हालांकि जब मैंने आपको नेटवर्क सिक्योरिटी के लेक्चर में समझाया था तो एनक्रिप्शन भी कवर किया था, तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया होगा। लेकिन इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि एनक्रिप्शन आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है ताकि सेंड करने में, रिसीव करने में या स्टोर करने में आपका डेटा कहीं से भी करप्ट ना हो। चाहे वो टेक्स्ट मैसेजेस हो, चाहे आपके डेटा पे स्टोर्ड स्मार्टफोन पे स्टोर कोई पिक्चर्स हो, चाहे कोई लॉग्स हो जो आपके फिटनेस वॉच में सेव्ड है, चाहे कोई बैंकिंग इंफॉर्मेशन हो जो कि सेंड की जा रही है आपके ऑनलाइन अकाउंट से। तो एनक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो स्क्रैम्बल करता है रीडेबल टेक्स्ट को, ताकि सिर्फ और सिर्फ ये किसके द्वारा रीड किया जा सके, उस पर्सन के द्वारा रीड किया जा सके जिसके पास की एक सीक्रेट कोड है। अब ये क्या करता है, ये डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को। तो बहुत सारी तरीके की जो वास्ट अमाउंट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो कि ऑनलाइन मैनेज हो रही है, स्टोर हो रही है क्लाउड पे, सर्वर्स पे, ऑनगोइंग कनेक्शंस के साथ वेब के, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम बिना एक बिजनेस को चलाएं कि हमारा जो पर्सनल डेटा है वो एक नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम में चले अगर एनक्रिप्टेड नहीं है, क्योंकि डेटा को प्राइवेट रखना ही उद्देश्य है। अगर डेटा ही हैक हो जाएगा, लीक हो जाएगा, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। तो एनक्रिप्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को सिक्योर रखने में। अब किस तरीके से एनक्रिप्शन वर्क करता है, तो देखिए एनक्रिप्शन एक वो प्रोसेस है जहां पे आप एक प्लेन टेक्स्ट लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई टेक्स्ट मैसेज हो गया, कोई ईमेल हो गया, और उसको स्क्रैम्बल कर देते हैं एक बिल्कुल ही अनरीडेबल फॉर्मेट में जिसको कि हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। अब ये अनरीडेबल फॉर्मेट जो हम बना देते हैं, जो साइफर टेक्स्ट हम बना देते हैं, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है कि एक डिजिटल डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार रहे, वो कॉन्फिडेंशियल ही रहे। चाहे आप उसको कंप्यूटर पे स्टोर कीजिए,
चाहे आप उसको नेटवर्क पे इंटरनेट के वाया भेजिए। तो जैसे ही वो इंटेंडेड रिसिपिएंट को डेटा मिलेगा तो इंफॉर्मेशन वापस से ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, और इस वापस से ओरिजिनल फॉर्म साइफर से वापस एक ओरिजिनल रीडेबल फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करने को डिक्रिप्शन कहते हैं। तो किसी भी मैसेज को अनलॉक करने के लिए सेंडर और रिसिपिएंट के पास एक सीक्रेट एन्क्रिप्शन की का होना बहुत जरूरी है। और एन्क्रिप्शन की कुछ नहीं होती, कलेक्शन ऑफ एल्गोरिदम होती है जो कि काम आती है स्क्रैम्बल करने के डेटा को और अनस्क्रैम्बल करने के। पहले तो स्क्रैम्बल करती है रीडेबल से साइफर में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर अनस्क्रैम्बल करती है रिसिपिएंट एंड पे साइफर टेक्स्ट से रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो इस प्रश्न का उत्तर होगा, जो प्रश्न है ये अ यूनिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड इन एन्क्रिप्शन। अभी मैंने आपको बताया कि क्योंकि जब एनक्रिप्ट कर रहे होते हैं तो यूजर जो एनक्रिप्ट कर रहा है वो एक की से एनक्रिप्ट करता है, और जो डिक्रिप्ट करेगा रिसिपिएंट उसके पास भी एक की होनी चाहिए। तो जो एनक्रिप्शन के इर्द गिर्द जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज घूमती है वो होती है एक की। तो इसीलिए इसका उत्तर है कि वो यूनिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो एनक्रिप्शन में यूज की जाती है वो है एक की, जो कि साइफर कन्वर्ट, एक प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है और रिसिपिएंट एंड पे एक साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट यानी कि रीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं WTLS। WTLS क्या होता है? तो देखिए WTLS के लिए आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या ये वायरलेस ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी लेयर होता है? देखिए इसमें मत जाइए कि WTLS लिखा है तो लेयर पहले आना चाहिए और S बाद में आना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। WTLS को आप WTSL भी बोल सकते हैं, WTLS भी बोल सकते हैं, दोनों ही ठीक है, लेकिन आपको इसकी जो फुल फॉर्म है वो सही पता होनी चाहिए कि क्या वो A वायरलेस ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी लेयर है, क्या वो B वायरलेस ट्रांसफर सिस्टम लेयर है, क्या वो C वायरलेस ट्रांसफर सिक्योरिटी लेयर है, क्या वो D वायरलेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेयर है। तो देखिए सही उत्तर तो बताने से पहले जी नहीं, मुझे ये तो बताना ही पड़ेगा कि आई होप आप लोगों में से काफी लोगों को पता भी होगा जो ये लेक्चर देख रहे हैं कि WTLS क्या होता है। तो देखिए WTLS होता है वायरलेस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, या आप कह लीजिए वायरलेस ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी लेयर। तो ये है, इसका उत्तर हो गया ए। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ कि आखिर वायरलेस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होती क्या है। तो देखिए वायरलेस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी एक वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जिसको वैप कहते हैं, WAP स्टैक का ही एक पार्ट है। वायरलेस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी जिसको WTLS कहते हैं वो WAP का ही एक पार्ट है। ये TLS का एक ऑप्टिमाइजेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ये एक TLS की ही फॉर्म है जिसमें मैसेज साइज को ऑप्टिमाइज कर दिया जाता है, जिससे कि ये एफिशिएंट एनकोडिंग प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये रिडंडेंसीज जो होती हैं उनको सप्रेस कर देता है। और कैसे करेगा? कंप्रेशन टेक्निक्स यूज करेगा, क्योंकि इसको पैकेट फ्रेंडली होना है कि बहुत रिडंडेंट इंफॉर्मेशन हमको पैकेट्स में नहीं भेजनी। तो इसमें क्या होएगा कि जो बाइडायरेक्शनल स्ट्रीम होती है वो कोई भी पैकेट को इग्नोर करती है जो TLS पे वर्क कर रहा होता है। तो ये क्या करती है, ये डेटा को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, रिकॉर्ड्स में उनके इंटरनल नीड्स के हिसाब से ब्रेक कर देती है। तो जो WTLS है, जो हमारा वायरलेस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है, वो क्या करता है, वो द WTLS मेक्स द TLS लाइक लेयर्स जो कि साइज से जो भी पैकेट्स हैं उनकी साइज से भी अवेयर होता है। So the WTLS has been superseded with normal TLS. अब देखिए क्योंकि ओपन इंडस्ट्री ने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाए हैं WAP के, जो कि क्या करता है, मोबाइल यूजर्स के लिए फिजिबल एक्सेस को एम्पावर करता है। वैप के 1.1 वर्जन के अंदर WTLS स्पेसिफिकेशन है जो ये बताती है कि इंटरनेट सिक्योरिटी एक्सटेंशंस क्या होंगी वायरलेस इंटरनेट की। जो वैप के गेटवे हैं वो SSL सिक्योरली कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, जो प्रिवेसी, इंटीग्रिटी और सर्वर ऑथेंटिसिटी का यूज ख्याल रखते हैं। WAP गेटवे जो है वो क्या करता है, एनक्रिप्टेड मैसेजेस को लेता है SSL के वेब से,
किस लिए? ट्रांसलेशन के पर्पस से, ताकि उनको वायरलेस नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर कर सके WTLS सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यूज करके। मोबाइल डिवाइसेस होती जो हैं वो अपने मैसेजेस को वेब ब्राउजर को भेज देती हैं बाय कन्वर्टिंग द WTLS इनटू SSL। तो ये जो WAP है, ये WAP गेटवे एक ब्रिज है WTLS के बीच में और SSL सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बीच में। तो जो जरूरत है ना SSL और WTLS के बीच में ट्रांसलेशन की, वो इसलिए अराइज होती है क्योंकि लो बैंडविड्थ है वहां पे ट्रांसमिशन में और हाई लेटेंसी है, क्योंकि वायरलेस कम्युनिकेशन हम यूज कर रहे हैं। अब देखिए जो वैप है वो एक सेट प्रोटोकॉल्स डिफाइन करता है। वैप जो है वो एक सेट प्रोटोकॉल्स डिफाइन करता है कि क्या क्या प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं। तो वैप की भी हम बात करेंगे कि वैप क्या होता है। तो जैसा कि हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है WTLS के बारे में, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि इसका उत्तर है वायरलेस ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी लेयर। अब हम बात करेंगे कि भाई जो WAP है ये क्या है। WAP हर प्रोटोकॉल्स डिफाइन करता है रूल्स और रेगुलेशन हर लेयर पे। जो मेन पर्पस यही है, द मेन पर्पस ऑफ हैविंग अ लेयर्ड प्रोटोकॉल स्टैक की क्या है कि कम्युनिकेशन एक सर्टेन लेयर से एक वेल डिफाइंड इंटरफेसेस के थ्रू ही हो। ऐसा ना हो कि अगर एक लेयर पे चेंज हो रहे हैं तो दूसरी को भी चेंज करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नया प्रोटोकॉल सपोर्ट करना है तो बियरर को तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट लेयर को ही चेंज करना है, बिना किसी अदर लेयर को चेंज करे। तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले जो प्रश्न है, द प्रोटोकॉल डिजाइन टू मेक द सिक्योरिटी ऑफ वायरलेस लैन एज गुड एज दैट ऑफ वायर्ड लैन, कि वो प्रोटोकॉल कौन सा है जो कि डिजाइन किया गया है सिक्योरिटी ऑफ वायरलेस लैन को उतना ही अच्छा बनाने के लिए जितना वायर्ड लैन की होती है। तो देखिए वो प्रोटोकॉल आपने अगर पढ़ा होगा वैप के बारे में, WEP, तो वैप का मतलब ही है वायर्ड इक्विवेलेंट प्रिवेसी। तो वायर्ड इक्विवेलेंट प्रिवेसी WEP जो है वो 2001 से चल रहा है। ये डिजाइन ही इसलिए किया गया था टू मेक द सिक्योरिटी ऑफ वायरलेस लैन एज गुड एज दैट ऑफ वायर्ड लैन। तो अब इससे आपको उत्तर का पता तो चल गया होगा कि भाई जो उत्तर है वो इसका है B, वो है WEP, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। देखिए वायरलेस टेक्नोलॉजी को इसलिए बनाया गया था ताकि जो केबल से उनसे छुटकारा मिले। लेकिन भाई केबल से अगर छुटकारा मिलेगा, अगर वायरलेस टेक्नोलॉजी पे जाना है लैन की, तो हमें सेम सेट ऑफ फीचर्स भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी वेप ने WEP एक वायरलेस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल डिजाइन किया जो कि लोकल एरिया नेटवर्क के एरियाज के बारे में चर्चा करती है कि कैसे उसको वायर्ड के मुकाबले ही एफिशिएंट बनाया जा सके। तो ये जो पार्ट है वो है 802.11 BB स्पेसिफिकेशन का। अब 802.11 BB एक 802.11 स्टैंडर्ड का ही एक्सटेंशन है जो कि IEEE ने 1999 में बनाया था। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये बात करता है सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा की थ्रू एयर 11 Mbps करीब की रेट पर। तो इस प्रोटोकॉल को हम 802.11 प्रोटोकॉल भी कहते हैं, या आप कह लीजिए इसको वाईफाई भी कह सकते हैं। तो इसका उत्तर है द प्रोटोकॉल डिजाइन टू मेक द सिक्योरिटी ऑफ वायरलेस लैन एज गुड एज दैट ऑफ वायर्ड लैन इज WEP, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। जो प्रश्न ये कहता है, a person who enjoys learning details about computers and how to enhance their capabilities। मैं आशा करती हूं कि आप में से अधिकतर लोगों को इसका उत्तर पता होगा कि ऐसा पर्सन जो कि कंप्यूटर की डिटेल्स के बारे में जानने का बहुत इच्छुक हो ताकि वो उसकी कैपेबिलिटीज को एनहांस कर सके कि भाई सिक्योरिटी में कोई लूप होल तो नहीं है, कहीं से कोई क्रैकर अटैक तो नहीं कर देगा, कोई अनएथिकल हैकर तो नहीं आ जाएगा। तो
तो आप क्या समझते हैं इसका उत्तर क्या होगा? और मैं ये समझती हूँ कि 90% ऑडियंस को इसका उत्तर पता होगा कि इसका उत्तर है हैकर। तो देखिए, क्योंकि उत्तर तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको हैकर के बारे में भी बताऊं कि हैकर होता कौन है। तो देखिए, सबसे पहले हैकर के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं हैकिंग क्या होती है। तो देखिए, हैकिंग होती है एक वो एक्टिविटी जो आइडेंटिफाई करती है कंप्यूटर सिस्टम की वीकनेस को, या फिर आप बात कर लीजिए नेटवर्क को। Hacking is the activity of identifying weakness in a computer system or a network to exploit the security to gain access to personal data or business data. तो देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं कंप्यूटर हैकिंग का, कि मान लीजिए आपने किसी का पासवर्ड क्रैक कर लिया, एक पासवर्ड क्रैकिंग एल्गोरिदम था और आपने क्रैक कर लिया, और आपको तो भाई अधिकार मिल गया कि अब आप उसके कंप्यूटर सिस्टम, उसका मेल, उसका बैंक अकाउंट, कुछ भी आप ओपन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के लिए ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि एक आइसोलेटेड कंप्यूटर सिस्टम ही होना जरूरी है। आजकल वो भी कोई नहीं है कि आप घर पे बैठे हैं, कहीं और से कोई बैठकर एक लिंक भेजता है, आप लिंक ओपन करते हैं और आपका सारा डेटा उसके पास। तो यहाँ पे नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाने की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि इतने सारे नेटवर्क फैसिलिटेटेड कम्युनिकेशन हो चुके हैं एक्सटर्नल बिजनेसेस से, कि ये सारे आउटसाइड वर्ल्ड को हमारे नेटवर्क को, हमारे सिस्टम को एक्सपोज करता है। तो सिस्टम हैकिंग का मतलब है कि somebody is using computers to commit fraudulent acts, जैसे कि फ्रॉड, privacy invasion, stealing corporate या पर्सनल डेटा। तो साइबर क्राइम के अंडर आता है ये सब। तो बिजनेसेस को अपने आप को इन सभी तरीके के अटैक से बचाने की जरूरत है। तो अब हम बात करेंगे हैकर क्या होता है। भाई, हैकर वो होता है जो बहुत ही वीकनेस एक कंप्यूटर की पता करता है। भाई, ऑब्वियसली उसको एक्सेस तो मिलेगा ही उस नेटवर्क का, बट अ हैकर इज अ पर्सन हु फाइंड्स एंड एक्सप्लॉइट्स द वीकनेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो हैकर जनरली बहुत ही स्किल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होते हैं, जिनको कंप्यूटर सिक्योरिटी की भी नॉलेज होती है। तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर, जो प्रश्न है कि एक पर्सन जो कि एंजॉय करता है कंप्यूटर की डिटेल्स के बारे में जानना और उसकी कैपेबिलिटीज को एनहेंस करना, वो कौन है? तो जी, वो पर्सन है आंसर बी, हैकर। So the person is called hacker. A person who enjoys learning the details of computer systems and how to stretch their capabilities is called a hacker. I'm sorry. आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, जो प्रश्न है, अ प्रोग्राम क्रिएटेड बाय फार्मर इन विनिमा फॉर ऑडिटिंग कैपेबिलिटी। तो भाई, यहाँ पे ये जानना चाह रहा है कि अभी तक आपने नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में कितना पढ़ा है। तो ये जानना चाहता है कि आप उस प्रोग्राम का नाम बताइए जो फार्मर ने और वेनेमा ने बताया था अपनी ऑडिटिंग कैपेबिलिटी को जानने के लिए। ऑडिटिंग कैपेबिलिटी के लिए कौन सा प्रोग्राम बनाया था? तो जो वो प्रोग्राम, मैं आपको उत्तर बताती हूँ, वो है बी, SATAN। तो देखिए, SATAN है क्या? उत्तर तो मैंने आपको बता दिया कि सैटर्न है क्या। आप सैटर्न बोल लीजिए, साटन बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, SATAN है, जिसकी फुल फॉर्म है। देखिए, ये एक फ्री टूल है जिसको डैन फार्मर ने और वित्से वेनेमा ने 1995 में एक नेटवर्क की सिक्योरिटी को रिमोट प्लेसेस से एनालाइज करने के लिए बनाया था। तो सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स फॉर एनालाइजिंग नेटवर्क्स इसका फुल नाम है। सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर टूल फॉर एनालाइजिंग नेटवर्क इसका फुल नाम है। इसके अंदर बहुत सारे रूटीन्स हैं जो कि एक नेटवर्क को प्रोब करते हैं, ताकि अगर उसमें कोई सिक्योरिटी होल्स हो, जैसा कि एक हैकर काम करेगा उस पे, उसी तरीके से ये उसके सिक्योरिटी होल्स पता कर सके। तो बेसिकली सिक्योरिटी एनालिसिस टूल जो ये है, सैटर्न या साटन या जो भी आप बोलना चाहें इसको, इसका एक्रोनेम है बेसिकली। तो ये जो टूल है, ये टेस्ट करता है कि वल्नरेबिलिटी क्या है TCP/IP होस्ट की, TCP/IP प्रोटोकॉल्स को यूज करके, जैसे कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात कर लीजिए, FTP की, नेटवर्क फाइल सिस्टम की, NFS की, नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम की, NIS की, और एनालाइज करता है कि होस्ट कैसे रिस्पॉन्ड करता है रिक्वेस्ट को, इन प्रोटोकॉल्स के ऊपर बेस्ड करके। जो सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर टूल फॉर एनालाइजिंग नेटवर्क है, साटन है, ये एक मशीन जो मशीन पे रन करता है वो है यूनिक्स, और बेसिकली इसकी जो नीड है वो है पर्ल इंटरप्रेटर टू ऑपरेट।
तो typically Sartan identifies weaknesses in the setup and configuration of network software. So network administrator क्या कर सकते हैं, वो चेक कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन को अपने नेटवर्क सॉफ्टवेयर की इसको यूज करके. Sartan can also identify the network services जो कि रन कर रही हैं और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड द टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क. तो आइए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ. तो प्रश्न अगला ये कहता है कि अ प्रोग्राम दैट कॉपीज इटसेल्फ, कि वो प्रोग्राम कौन सा है जो खुद को ही कॉपी करके कंप्यूटर को अफेक्ट करता है. क्या वो एक वॉर्म है, क्या वो एक वायरस है, क्या वो एक ट्रोजन है, क्या वो एक बॉम्ब है. तो देखिए सबसे पहले इस आंसर को देने से पहले, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात की थी, प्रीवियस जो हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी का सेशन था, कि बॉम्ब, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म क्या होते हैं, मैं आपको वापस से एक ओवरव्यू दे देती हूँ. कि सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए उत्तर तो मुझे लगता है आप सभी को काफी हद तक पता होगा. व्हेनेवर एक सिस्टम के अंदर एक सॉफ्टवेयर को इंटेंशनली इसलिए इंसर्ट किया जाता है कि वो सिस्टम को हार्म करे, मैलिशियस सॉफ्टवेयर को, तो प्राइमरीली दिस सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं. एक कैटेगरी में तो होता है कि एक सॉफ्टवेयर को होस्ट की जरूरत होती है, जैसे कि आप मैलिशियस सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो वायरस है, लॉजिक बॉम्ब्स है, ट्रोजन हॉर्स है. जबकि दूसरी कैटेगरी होती है कि सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट होता है, किसी होस्ट की जरूरत नहीं होती उसको एग्जीक्यूशन के लिए, वो होते हैं वॉर्म्स और ज़ॉम्बीज. तो वायरस, वॉर्म्स और ट्रोजन हॉर्स तो उस कैटेगरी में आते हैं जो है मलिशियस सॉफ्टवेयर. क्योंकि वायरस, वॉर्म और ट्रोजन हॉर्स क्या करते हैं, अपने आप को एक प्रोग्राम के साथ अटैच कर देते हैं और प्रोपोगेट करते हैं अपनी कॉपीज, क्योंकि ह्यूमन जैसे जैसे ओपन करता जाएगा वैसे वैसे फैलते जाएंगे. लेकिन वॉर्म को इसकी कोई जरूरत नहीं होती. वॉर्म एक सॉलिटरी प्रोग्राम है जो अपनी कॉपीज खुद स्प्रेड करता है. ट्रोजन हॉर्स में तो क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स इज अ प्रोग्राम कंटेनिंग एन अनएक्सपेक्टेड सप्लीमेंट्री फंक्शनैलिटी. और लॉजिक बॉम्ब की अगर हम बात करते हैं तो लॉजिक बॉम्ब एक मैलिशियस पीस ऑफ कोड है जो सीक्रेटली इंसर्ट हो जाता है कंप्यूटर नेटवर्क में या ऑपरेटिंग सिस्टम में या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में, और ये आराम से पड़ा रहता है डोरमेंट जब तक कि एक कंडीशन अकर नहीं होती स्पेसिफिक. मतलब ये बस सोया पड़ा रहता है जब तक ये कंडीशन अकर नहीं होगी जो इसमें लिखी हुई. बॉम्ब मतलब टाइमर है ना, एक कंडीशन अकर हुई और ये हिट हुआ. So when this condition is met, the logic bomb is triggered and devastating a system by corrupting the data, deleting files या hard drive को ही पूरी clear कर देता है. तो जो इसका उत्तर है वो है वॉर्म. जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि वॉर्म खुद को कॉपी कर लेता है, खुद की मल्टीपल कॉपीज बना लेता है, इसको किसी की जरूरत नहीं होती, कोई ह्यूमन की जरूरत नहीं होती. वायरस को होती है, ट्रोजन को होती है, वॉर्म को नहीं होती. और बॉम्ब तो खुद ही डोरमेंट पड़ा रहता है, जैसे कोई स्पेसिफिक कंडीशन आती है तब फटता है वो तो, और तब आपके डेटा को करप्ट करता है, डिलीट करता है फाइल्स को या फिर क्लियर करता है हार्ड डिस्क को. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, जो है एन अटैक इन विच द साइट इज नॉट कैपेबल ऑफ आंसरिंग वैलिड रिक्वेस्ट. कि भाई एक ऐसा अटैक कर दिया जाए एक साइट पे कि वो आपको कोई भी आंसर ही ना करे, मतलब साइट ही मतलब पूरी बकवास हो जाए, आप उसको वैलिड रिक्वेस्ट भी भेज रहे हैं और आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा. तो क्या हम उसे स्मॉफिंग कहते हैं, क्या हम उसे डिनायल ऑफ सर्विस कहते हैं, क्या हम उसे ईमेल बॉम्बिंग कहते हैं, क्या हम उसे पिंग स्टॉर्म कहते हैं. देखिए स्मॉफिंग तो नहीं हो सकती, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी स्मॉफिंग क्या होती है, ईमेल बॉम्बिंग क्या होती है, पिंग स्टॉर्म क्या होता है. अब डिनायल ऑफ सर्विस, क्योंकि आप देखिए एक वैलिड रिक्वेस्ट आप भेज रहे हैं पर आपको सर्विस, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो डिनायल ऑफ सर्विस हो सकता है आंसर. हालांकि पीपीटी अगर आप देख रहे हैं तो आपको आंसर भी इसमें पता चल रहा होगा कि आंसर इसका डिनायल ऑफ सर्विस ही है. डिनायल ऑफ सर्विस का क्या मतलब हुआ, मना कर दिया कि नहीं करना भाई ये काम. तो हम सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि स्मॉफिंग क्या होती है. देखिए स्मॉफ अटैक के अंदर, अ स्मॉफ अटैक इज अ फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क को इनऑपरेबल बना देता है ये. तो ये क्या करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी को ही, उसकी वल्नरेबिलिटीज को ही एक्सप्लॉइट करता है, या आईसीएमपी की बात कर लीजिए. तो स्मॉफ अटैक में तो ये होता है. डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में इट इज एन अटैक मेंट टू शट डाउन अ मशीन और अ नेटवर्क
इन inaccessible to its intended user. तो DOS जो अटैक होते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होते हैं, ये क्या करते हैं, टारगेट को ट्रैफिक से भर देते हैं, इंफॉर्मेशन भेज भेज के क्रैश ही हो जाए। तो दोनों के अंदर ही, चाहे आप डिनाइल ऑफ सर्विस की बात कर लीजिए, चाहे आप स्मर्फिंग की बात कर लीजिए, दोनों के अंदर ही डिनाइल ऑफ सर्विस हो रही है। तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में क्या करता है कि जो लेजिटिमेट यूजर होगा, कोई एम्प्लॉय होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन का, कोई मेंबर होगा, कोई अकाउंट होगा, उसको मना कर देगा कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता। तो विक्टिम जो होते हैं डीओएस के, वो ज्यादातर वेब सर्वर्स, हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बैंक्स, कॉमर्स, मीडिया कंपनीज, गवर्नमेंट, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन्हीं को टारगेट करते हैं। हालांकि डीओएस अटैक के अंदर कोई थेफ्ट या लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन नहीं होता है, पर एक विक्टिम की मनी और टाइम का बहुत नुकसान इसमें होता है। अब हम बात करेंगे कि पिंग फ्लड क्या होते हैं। यहां हम पहले बात कर लेते हैं ईमेल बॉम्ब की, कि ईमेल बॉम्ब क्या होता है। ईमेल बॉम्ब भी एक तरीके का इंटरनेट अब्यूज ही है, जिसके अंदर बहुत सारे मैसिव वॉल्यूम्स ऑफ ईमेल को एक स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस पे, एक उनका पर्पस होता है कि इस मेल बॉक्स को भर दो, ओवरफ्लो कर दो मैसेजेस से। तो मेल सर्वर भी जो होस्टिंग एड्रेस होता है वो भी ओवरफ्लो हो जाता है, और फिर वो क्या करता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में आ जाता है। तो ईमेल बॉम्ब को जो हम है लेटर बॉम्ब भी कह सकते हैं। अब देखिए पिंग फ्लड की हम बात करते हैं कि पिंग फ्लड क्या होता है। देखिए इसका नाम ही है फ्लड, इसको आईसीएमपी फ्लड भी कह सकते हैं। ये भी एक डिनाइल ऑफ सर्विस ही अटैक है, जिसके अंदर अटैकर एक विक्टिम के कंप्यूटर को डाउन कर देता है, आईसीएमपी की इको रिक्वेस्ट भेज भेज के, पिंग कर करके, पिंग 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 पिंग। तो इसके अंदर विक्टिम का जो नेटवर्क है वो रिक्वेस्ट पैकेट से भर जाता है, क्योंकि जितने रिक्वेस्ट पैकेट आएंगे उतने ही रिप्लाई पैकेट्स भी आएंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि नेटवर्क डाउन हो जाए। तो इससे इनकमिंग के साथ साथ आउटगोइंग चैनल भी अफेक्ट होता है नेटवर्क का। तो इस प्रश्न का उत्तर है एन अटैक इन विच द साइट इज नॉट कैपेबल ऑफ आंसरिंग वैलिड रिक्वेस्ट इज डिनाइल ऑफ सर्विस। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है a technique in which a program attacks a network by exploiting IP broadcast addressing operation। कि एक उस टेक्निक का नाम बताइए जिसके अंदर, एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी, या सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि these ciphers replace a character or characters with a different character or characters based on some key। कि इन साइफर्स के अंदर कैरेक्टर या कैरेक्टर्स एक डिफरेंट कैरेक्टर्स से रिप्लेस हो जाते हैं बेस्ड ऑन सम की। तो देखिए इसका क्या उत्तर होगा, क्या ये पॉली अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है, क्या ये ट्रांसपोजिशन बेस्ड है, क्या ये सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है, क्या ये मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है। तो देखिए हमने साइफर क्या होते हैं इनकी बात एक प्रश्न के उत्तर के दौरान की थी, तो उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि साइफर्स क्या होते हैं, पर हम बात करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन साइफर्स क्या होते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूशन साइफर्स प्रोबेबली मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ साइफर्स है। इनके अंदर क्या होते हैं, हर कैरेक्टर को रिप्लेस करते हैं ऑफ द प्लेन टेक्स्ट किसी और लेटर से। So they work by replacing each letter of the plain text and sometimes punctuation marks and spaces with another letter, चाहे आप रैंडम सिंबल मान लीजिए। मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर, जिनको हम सिंपल सब्स्टिट्यूशन साइफर भी क्या रहते हैं, ये एक फिक्स रिप्लेसमेंट स्ट्रक्चर पे रिलाई करते हैं। हर लेटर का सब्स्टिट्यूशन फिक्स होता है। अगर ए को आर से एनक्रिप्ट होंगे तो हर टाइम पे ए आर से ही एनक्रिप्ट होगा। तो इसके अंदर लेटर्स जो है वो फिक्स रहते हैं। तो इन मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर अ कैरेक्टर इज रिप्लेस्ड विद सम अदर कैरेक्टर और मल्टीपल कैरेक्टर बेस्ड ऑन सम की। तो इसका जो उत्तर है वो है डी, मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन बेस्ड। अब आगे के प्रश्न की इसके पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि मोनो अल्फाबेटिक और पॉली अल्फाबेटिक में क्या अंतर होता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि मोनो अल्फाबेटिक साइफर में
is one where each symbol in plain text is mapped to a fixed symbol in ciphertext. Polyalphabetic cipher in any cipher based on substitution using multiple substitution alphabets. So the relation between a character in the plain text in monoalphabetic and the character in the ciphertext is 1:1. जबकि polyalphabetic में relationship between a character in the plain text and the character in the ciphertext is 1:many. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, जो है एनक्रिप्शन इज द स्टडी ऑफ क्रिएटिंग एंड यूजिंग डिक्रिप्शन टेक्निक्स। देखिए एनक्रिप्शन के बारे में भी हमने पढ़ा है और डिक्रिप्शन के बारे में भी पढ़ा है कि क्या एनक्रिप्शन एक स्टडी है कि क्रिएट करे यूज करे डिक्रिप्शन टेक्निक को? बिल्कुल नहीं। क्या है एनक्रिप्शन? तो आंसर होगा इसका बी, फॉल्स। नहीं, क्यों? क्योंकि भाई एनक्रिप्शन एक प्रोसेस है कन्वर्ट करने का नॉर्मल मैसेज को एक मीनिंगलेस मैसेज में, एक साइफर टेक्स्ट में। So the major distinction between secret writing, associated secret writing is that secret writing is conversion of a message into unintelligible kind, that's undecipherable. तो encryption is a process जहां पे आप ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं अनरिकॉग्नाइजेबल फॉर्म में, और ये जो न्यू फॉर्म ऑफ मैसेज होता है ये पुराने फॉर्म से बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसलिए हैकर इसको रीड ही नहीं कर पाता। और डेटा को क्यों एनक्रिप्ट किया जाता है? ताकि इसको स्टीलिंग से, चोरी से, हार्मफुल यूजेस से बचाया जा सके। और डिक्रिप्शन क्या होता है? डिक्रिप्शन एक वैसा प्रोसेस होता है जहां पे आप एनकोडेड या एनक्रिप्टेड डेटा को एक रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो कि ह्यूमन या कंप्यूटर ही पढ़ सके। सो दिस मेथड इज परफॉर्म बाय अनएनक्रिप्टिंग द टेक्स्ट मैनुअली और बाय यूजिंग कीज। सो आप समझ ही गए होंगे अब क्यों जरूरत क्यों होती है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की। हम पहले भी इसके बारे में एक दो बार बात कर चुके हैं कि एनक्रिप्शन आपको मदद करता है कॉन्फिडेंशियल डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखने में, उसको प्रोटेक्ट करने में, जैसे कि पासवर्ड्स हो गए, लॉगिन आईडी हो गए, आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी देता है। एनक्रिप्शन आपको प्लेगरिज्म प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है डेटा की। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, वो है एन एनक्रिप्शन टेक्निक विथ 2 की इज, कि वो कौन सी एनक्रिप्शन टेक्निक है जिसमें 2 की है। तो देखिए याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जब एनक्रिप्शन होता है तो एक की है और जब डिक्रिप्शन होता है तो एक की है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, तो इसका उत्तर है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, क्योंकि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में ही 2 की यूज होती है। क्योंकि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए डिफरेंट की यूज होती है, क्योंकि ये सिमेट्रिक एनक्रिप्शन स्कीम यूज से डिफरेंट होती है। तो रिसीवर को एक एनक्रिप्शन की पब्लिश करनी होती है जिसको पब्लिक की कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पब्लिक की ऑथेंटिसिटी की एश्योरेंस होती है ताकि कोई भी स्पूफिंग ना हो। Encryption algorithm is a complex enough to prohibit attacker from deducing the plain text from the ciphertext. Though private and public keys are related mathematically, ये feasible नहीं है कि आप private key को public key से calculate करें। So जो intelligent part होता है वो public key crypto system का, वो है दोनों keys के बीच में relationship को design करना। तो इसका जो उत्तर है वो है public key cryptography। अब नेक्स्ट प्रश्न है, इन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी अ की दैट डिक्रिप्ट्स द मैसेज, वो क्या होती है? तो देखिए उसका आंसर है सी, प्राइवेट की। जैसा कि हम पब्लिक की को ही अभी प्राइवेट की को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी या असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी कह लीजिए, एक ऐसी एनक्रिप्शन टेक्निक है जो 2 मैथमेटिकली रिलेटेड लेकिन आइडेंटिकल नहीं होती उन कीज को यूज करती है। एक होती है पब्लिक, एक होती है प्राइवेट। सिमेट्रिक की एल्गोरिथम में तो सिर्फ एक ही की होती है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, और हर की एक यूनिक फंक्शन परफॉर्म करती है। लेकिन पब्लिक की के अंदर एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए अलग अलग कीज होती है। इसमें एनक्रिप्शन के लिए तो पब्लिक की होती है और डिक्रिप्शन के लिए प्राइवेट की होती है। और क्योंकि पब्लिक की को भी शेयर करना पड़ता है, सिंस पब्लिक की नीड्स टू बी शेयर्ड, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी होती है ये याद रखने के लिए। सो प्राइवेट कीज को हम शेयर नहीं कर सकते, दे आर सिंपली स्टोर्ड इन द सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम यू यूज और इन हार्डवेयर यू यूज। तो इसी के साथ हम जो हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी के एमसीक्यूज थे उसके एंड पे आते हैं। मैं पूरी आशा करती हूँ कि जितनी भी मेरी कोशिश थी
आपको नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में समझाने की, इसके MCQs के समझाने की, वो काफी हद तक पूरी हुई होगी और आपको आप कहीं ना कहीं इस लेक्चर को थोड़ा बहुत पसंद कर रहे होंगे. सो आई प्लीज रिक्वेस्ट दैट फॉर श्योर सक्सेस इन दिस एग्जाम, प्लीज फॉलो दिस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लिंक. Thank you so much.